हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है अ ट्रांसफार्मर विथ वोल्टेज रेशियो। हमें वोल्टेज रेशियो दिया है 5:1। द प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, व्हाट इज द इक्विवेलेंट प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड। यही अगर हमने प्राइमरी के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी में हमने रेफर करा तो हमारा सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। और हमें क्या दिया है यहाँ पर ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं सिंपल सा एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर, इसका N1/N2 टर्न रेशियो दिया है। प्राइमरी में 5 है, सेकेंडरी में 1 है। 5:1 का टर्न रेशियो है। और यहाँ पर R की वैल्यू दी है। प्रतिरोध हमारा कितना है यहाँ पर, ये है हमारा 10 ओम है। तो हमसे कहा है कि जब हम इसको, ये हमारी प्राइमरी साइड है, PS लिखता हूँ प्राइमरी साइड। जब हम इसको सेकेंडरी में रेफर करेंगे, सेकेंडरी साइड में SS में, तो हमारा ये R की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर। मतलब जब हम इसको यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तब यहाँ पर जो R2 आएगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम हमारा जो ये R को या Z को, इम्पीडेंस या प्रतिरोध को, जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में मूव करते हैं ना, या फिर हम सेकेंडरी से प्राइमरी में को मूव करेंगे, तो हम टर्न रेशियो का क्या ख्याल रखेंगे। देखिए हम जहाँ को जाना है, ये देखिए हमको 5 से 1 की ओर को जाना है, तो 1 हमारा न्यूमिनेटर में आएगा और 5 डिनोमिनेटर में आएगा। और हम इसका करेंगे स्क्वायर। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हमें सेकेंडरी साइड को जाना है ये R2 का, तो हमारा R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी N1। यहाँ पर आएगा N2/N1। किस ओर जाना है हमें, N2 सेकेंडरी साइड को जाना है, तो N2 अपॉन किस साइड से जाना है, प्राइमरी साइड से। इसका स्क्वायर इंटू जो R1 की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम R1। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। N2/N1 मतलब जहाँ की ओर को जाना है, जिस ओर जाना है वो ऊपर आएगा। हमें सेकेंडरी साइड में जाना है तो ये ऊपर आ गया। तो कैसे सॉल्व होगा ये आएगा यहाँ पर, सेकेंडरी साइड में टर्न रेशियो है 1, प्राइमरी साइड में 5, 1/5 का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू है हमारी 10 ओम, ठीक है। तो 1/5 मतलब 0.2 का स्क्वायर इंटू 10, 0.2 का स्क्वायर इंटू 10। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, 0.04 इंटू 10, एक जीरो यहाँ पर से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमारी R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रतिरोध जो हमने शिफ्ट करा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 ओम, आंसर ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना था हमें, जिस ओर जाना है हमने वहाँ का टर्न रेशियो देखना है। जैसे 5:1 है तो हमें 1 की ओर को जाना है, तो 1 हमारा न्यूमिनेटर में आएगा, मतलब ऊपर आएगा, 10 डिनोमिनेटर, ठीक है। 10 डिनोमिनेटर में जो बचा है वो आएगा और हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें ये दिया है, ये भी हमारा मशीन के ऊपर ही है, जो है हमारा ट्रांसफार्मर में दिया है 100 kVA 2400/240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ अ कोर लॉस दिए हैं हमें 100 वाट एंड अ फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 200 वाट। फुल लोड कॉपर लॉस है हमारे 200 वाट के। इसमें दिया है इट ऑपरेट्स फॉर 8 आवर, 8 घंटे के लिए फुल लोड में चल रहा है, और 12 आवर एट हाफ लोड, 12 घंटे के लिए हाफ लोड में चल रहा है। एंड बोथ एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, और दोनों टाइम हमारा पावर फैक्टर है वो 0.8 लैगिंग है। और रिमेनिंग 4 आवर आर स्पेंट नो लोड, मतलब लास्ट के जो 4 घंटे उसमें कोई लोड नहीं है उसमें। तो पूछा है ऑल डे इफिशियंसी क्या होती है, हमें इफिशियंसी बतानी है ट्रांसफार्मर की, ऑल डे इफिशियंसी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इफिशियंसी क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इफिशियंसी होती है हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट, जो हमारा आउटपुट आया है और जो हमारा इनपुट है, आउटपुट अपॉन इनपुट को हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, तो हमारी निकलेंगे परसेंटेज इफिशियंसी, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा नीचे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये इसका हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसमें से हम पहले क्या निकालेंगे, आउटपुट क्या है हमारा, पहले वो देखेंगे। आउटपुट के लिए हमें क्या 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 मेंशन कर रखा है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा 100 वाट का लोड है और ये आपका 10 kVA में है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितने कितने घंटे चल रहा है हमारा, 8 घंटे
ये फुल लोड पे चल रहा है 0.8 पावर फैक्टर पे, और 12 घंटे हाफ लोड पे चल रहा है 0.8 पावर फैक्टर पे, और 4 घंटे कोई लोड पे नहीं चल रहा है। तो हम इसमें एनर्जी निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, मतलब आउटपुट निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, डब्ल्यू आउट, आउटपुट पावर जो हो जाएगी हमारी, वो कैसे निकालेंगे। पहले हम देखेंगे फुल लोड पे कितना चल रहा है। फुल लोड पर हमारा ये चल रहा है, फुल लोड पे चल रहा है हमारा, फुल लोड में हमारी केवी है 10 केवी है, 10 केवी है इंटू पावर फैक्टर है हमारा 0.8, और कितने घंटे के लिए चल रहा है, 8 घंटे के लिए चल रहा है। 8 अट्ठा 64, यहाँ पर 0.64 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 किलोवाट आवर KWH। ये हमारा आ गया फुल लोड पर। अब हाफ लोड पे करूँगा, हाफ लोड पे कैसे करेंगे। हाफ लोड में देखिए जो हमारा लोड है ना, ये 10 केवी, इसको हाफ करेंगे, 10 इंटू हाफ मतलब 1/2। ये किस में, केवीए में है, और वही हमारा पावर फैक्टर है हमारा 0.8, लेकिन ये कितने घंटे के लिए चल रहा है, ये चल रहा है 12 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 5, 12 पंचे 60, और यहाँ से हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारा 48 किलोवाट आवर। ठीक है, तो फुल लोड निकाल लिया, हाफ लोड निकाल दिया। अब हम टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड जो हमारा आ रहा है, डब्ल्यू टोटल लेता हूँ, वो आ जाएगा हमारा 64 प्लस 48। 64 और 48 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 112 किलोवाट आवर, 112 किलोवाट आवर हमारा आउटपुट आ गया। इतना हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब हमें आउटपुट में मिल गया, इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए क्या करेंगे, आउटपुट प्लस लॉसेस। अब हम इसमें लॉसेस को काउंट करेंगे क्योंकि हमें आउटपुट मिला ही है। आउटपुट प्लस लॉस करेंगे तो हमें मिलेगा इनपुट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया क्या है, आपका यहाँ पर कोर लॉस दिया है वो 100 वाट है, और हमारे कॉपर लॉस दिए हैं वो 24 वाट है, नहीं 200 वाट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो WL निकालते हैं, लॉस निकालता हूँ मैं, WL लॉस। इसके लिए पहले मैं कोर लॉस निकालता हूँ। कोर लॉस को WCOR लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ। चलो, W कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब उसका लोड में कोई फर्क नहीं पड़ता रहता है, लोड हो या ना हो वो ट्रांसफार्मर में होंगे ही। तो ये कांस्टेंट लॉसेस है जिसकी वैल्यू हमें दी है 100 वाट, और ये 100 वाट है, और हमारा ट्रांसफार्मर 24 आवर के लिए काम कर रहा है। ऑल डे एफिशिएंसी मतलब 24 आवर, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400 मतलब 2.4 किलोवाट, 2.4 किलोवाट। ठीक है, अब सेकंड है हमारे कॉपर लॉसेस। क्या है, W कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस हमारे एक हमारे दिए है फुल लोड पर, फुल लोड पे कॉपर लॉस निकालते हैं, और एक हाफ लोड पे निकालना है। तो सबसे पहले हम फुल लोड पे निकालते हैं। फुल लोड हमारे पास कॉपर लॉस कितने हैं आपके, 200 है, और इसमें ये कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए है। 8 दूनी 16, 1600 मतलब 1.6 किलोवाट के यहाँ पर कॉपर लॉस है 8 घंटे के लिए जहाँ फुल लोड लगाया। सेकेंड हम देखेंगे हाफ लोड के टाइम में। हाफ लोड मतलब ये लॉस को आधा कर देंगे, 200 इंटू 1/2 कर देंगे, हाफ मतलब 1/2, और ये 12 घंटे के लिए तो इंटू 12 कर दिया, तो ये 100 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 100, और ये 0.5 यहाँ पर I²R लॉसेस होते हैं। हाफ मतलब 1.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.4, 4 से ये कर जाएगा 50 बार, और 12 पंचे 60, तो ये आ जाएंगे 600 वाट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो फुल लोड लॉस कॉपर लॉस आ रखे हैं वो 1.6 किलोवाट आ रखे हैं, और हाफ लोड पर हमारे 600 वाट आ रखे हैं, और कोर लॉस है हमारे 2.4 किलोवाट। तो आइए टोटल लॉस देखते हैं। टोटल लॉस आ जाएगा हमारा कोर प्लस कॉपर, कोर में और कॉपर में कितना हुआ है, W कॉपर। तो कोर में हुए हमारे 2.4 किलोवाट, और ये हमारे इसमें कितने हुए 1.6 प्लस 0.6 किलोवाट लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा आ जाएगा 6 4 10, और ये आ जाएगा 6, तो ये हमारा हो जाएगा 4.6 किलोवाट के हमारे लॉस हो रहे हैं। तो ये हमारे लॉस आ गए, और ये हमारी आउटपुट पावर आ गई। तो आइए इसको निकालते हैं। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या आ जाएगी, आउटपुट हमारा कितना ऐसा 112 किलोवाट, 112 है 112 अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट 112 प्लस लॉसेस है हमारे 4.6 किलोवाट इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 96.05%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
96.05% बी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी मशीन के ऊपर ही है। तो ये दिया है a 200 वोल्ट DC सीरीज जनरेटर with a terminal internal resistance of 0.2 ohm delivers a load current of 60 ampere. What is the generated EMF? तो हमें जनरेटेड EMF बताना है। यहाँ पर DC सीरीज जनरेटर है जिसका RA की वैल्यू 0.3 है और उसमें करंट 60 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो देखिए इसमें कैसे होता है। देखिए हम इसमें सबसे पहले जनरेटर का डायग्राम बनाते हैं, सीरीज जनरेटर का। तो ये देखिए ये हमारा आर्मेचर आ गया, सीरीज जनरेटर है तो आर्मेचर के सीरीज में ही हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी ये। ठीक है, तो इसमें हमें आउटपुट में देखिए जनरेटर है, जनरेटर आउटपुट दिया है, ये आ रखा है हमारा 220 वोल्ट, वी की वोल्ट वैल्यू दी है 220 वोल्ट। और यहाँ पर हमें दिया है जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है आपका 0.3 और इसमें करंट फ्लो हो रही है, वो हो रही है हमारी 60 एम्पियर। तो हमसे यहाँ की वैल्यू पूछी है, जनरेटेड EMF EG की वैल्यू पूछी है ये। तो यहाँ पर आप KVL भी लगा सकते हैं या इसका जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए KVL लगाएंगे तो ये इज इक्वल टू इनके ड्रॉप के बराबर होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए जनरेटेड EMF जो होता है EG वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज जो आउटपुट में वोल्टेज मिला ये प्लस यहाँ पर जो ड्रॉप होंगे ये। ठीक है, V प्लस IA इंटू RA। तो V प्लस IA इंटू RA हम यहाँ पर करते हैं। देखिए V की वोल्टेज कितनी है हमारी 220, करंट है हमारा 60 एम्पियर और RA की वैल्यू है हमारी 0.3 मतलब 36 18। 220 में हम 18 ऐड करेंगे, 220 प्लस ये 18 तो कितना हो जाएगा 238 वोल्ट। तो ये हमारे जनरेटेड EMF की वैल्यू आ गई 238 वोल्ट। डी आंसर बिल्कुल सही है, 238 वोल्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, ये भी मशीन का ही है। 20 किलोवाट 200 वोल्ट DC जनरेटर हैज़ अ कांस्टेंट लॉस ऑफ 500 वाट एंड अ वेरिएबल लॉस ऑफ 400 वाट एट हाफ लोड। हमारे जो वेरिएबल लॉस है मतलब कॉपर लॉस है वो 400 वाट है एट हाफ लोड पर। तो हमें दिया है व्हाट इज़ द टोटल लॉस एट फुल लोड। तो हमें फुल लोड पर टोटल लॉस बताना है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए जो हमारे कांस्टेंट लॉस है वो तो आपके कांस्टेंट ही रहेंगे, चाहे लोड लगे ना लगे। मतलब WC कांस्टेंट लॉस इसकी वैल्यू है हमारी 500 वाट। और हमारे जो कॉपर लॉस दिया है मतलब वेरिएबल लॉस, WV लिखता हूँ वेरिएबल लॉस, ये दिया है आपके 400 वाट, लेकिन कहाँ पर 400 वाट एट हाफ लोड 1/2 लोड। ठीक है, कॉपर लॉस जो होते हैं हमारे कॉपर लॉस ये होते हैं I² R लॉस, I² R लॉस मतलब यहाँ पर करंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ लोड पे यहाँ पर 400 है, तो ये फुल लोड पे दिखाता हूँ मैं आपको। कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस है, कॉपर लॉस है, फुल लोड कितना हो जाएगा, फुल लोड हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि I² R लॉस होते हैं तो ये 400 आ जाएगा, ये 1/2 मतलब 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने आ गए आपके 1600 वाट। तो आपके वेरिएबल लॉस आ गया 1600 वाट फुल लोड पर, और कांस्टेंट लॉस तो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो टोटल लॉस निकाल देते हैं यहाँ से। WT क्या आ जाएगा, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मतलब 1600 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 16 और 5 21। तो हमारे क्या आ जाएंगे 2100 वाट हमारे यहाँ पर लॉस की वैल्यू आ जाएगी। टोटल लॉस की फुल लोड पर 2100 वाट वैल्यू आ गई। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए अगला क्वेश्चन फिर से मशीन का है। इस बार SSC JEE ने अगर मशीन पूछा है तो मशीन ही पूछा है, और अगर पावर सिस्टम पूछा है तो पावर सिस्टम में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ही पूछा है। देखिए उसी का एक क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर दिया है आपका DC शंट मोटर रन्स एट 500 RPM ऑन 240 वोल्ट सप्लाई यूजिंग द आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। What is the new speed if the motor draws a full load current of 40 ampere and the field flux remains constant। मतलब जब हमारी मोटर 40 एम्पियर ले रही है और फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट है तो उस स्थिति पर जो हमारी मोटर की नई स्पीड है हमें वो बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको DC मशीन में पहले ही बोला है कि इसके लिए सिर्फ 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक टॉर्क की इक्वेशन और एक EMF की इक्वेशन। EMF क्या होता है हमारा इंड्यूस EMF, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
n इंटू फाई, मतलब इंड्यूस EMF जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n इंटू फाई के, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है मतलब E जो इंड्यूस EMF है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n मतलब स्पीड के इस केस में। तो यहाँ से हमें स्पीड की वैल्यू बतानी है, तो स्पीड की वैल्यू बताने के लिए पहले हमने E की वैल्यू मतलब इंड्यूस EMF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये मोटर है तो मोटर में हम इंड्यूस EMF को क्या बोलते हैं, बैक EMF। तो ठीक है, इस बार हमें EB की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पहले केस में दिया 1500 RPM में घूम रहा है जब 240 वोल्ट की सप्लाई है और करंट 20 एम्पियर ले रहा है और RA की वैल्यू हमें 0.5 दी है। तो आइए शुरू करता हूँ अगले पेज में। पहले केस में जो हमें निकालना है EB1 की वैल्यू निकालनी, मतलब इंड्यूस EMF 1 की वैल्यू। वो मोटर का केस है तो इसमें ड्रॉप माइनस हो जाएंगे, V माइनस IA RA। ठीक है, IA 1 कर देता हूँ, R1 कर देता हूँ। तो वोल्टेज जो हमें दी है, ठीक है, वोल्टेज कितनी दी है हम पर, वोल्टेज है हमारी वोल्टेज कहाँ पर है, 240 वोल्ट वोल्टेज है, करंट है 20 एम्पियर और RA है 0.5। ठीक है, ये है 240, करंट है हमारी 20 एम्पियर और RA है हमारा 0.5। तो यहाँ से हम EB1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 0.5 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 20 मतलब 10। यहाँ से 240 में से 10 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 230। ठीक है, तो EB1 की वैल्यू तो आ गई हमारी 230। अब हम यहाँ से EB2 की बैक EMF 2 की वैल्यू निकालेंगे जब हमारा करंट है कितनी, 40 एम्पियर। तो यहाँ से EB2 की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए, हाँ, EB2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब सेम इक्वेशन देखिए वही रहेगी। E माइनस IA यहाँ पर करंट आ जाएगा, सेकेंडरी वाला जो सेकेंड केस में करंट है, और RA की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी तो वो यहाँ पर रख दी। वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है 240 माइनस करंट है हमारी 40 एम्पियर और आर्मेचर की वैल्यू हमारी 0.5, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मतलब 240 आ जाएगा और 0.5 मतलब -20 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका 220 वोल्ट। ठीक है, तो EB की वैल्यू हमारी EB2 की वैल्यू आ गई 220 वोल्ट। और मैंने अभी आपको रिलेशनशिप बताया क्योंकि इस केस में फ्लक्स कांस्टेंट है तो हमारे EB जो है, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या कौन से रिलेशन लगाएंगे, EB2 माइनस EB1, EB2 अपॉन EB1 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, N2 बाई N1। तो यहाँ से हमने इस N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, N2 की वैल्यू निकालनी है तो N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EB2 अपॉन EB1। ठीक है, EB2 की वैल्यू सेकेंड केस में 220 वोल्ट अपॉन EB1 की वैल्यू कितनी आ गई, 230 वोल्ट। और ये यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इंटू 1500 RPM में घूम रहा था तो 1500 से कम इसकी वैल्यू आएगी। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1434.78 RPM। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1.14347.78 RPM। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये 1434 मतलब 1435 इसके अराउंड आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बार इसको मैं नीचे मिटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम ये देखिए इंडक्शन मोटर का फिर मशीन का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन दिए हैं तो 10-12 सिर्फ मशीन के दिए हैं। तो आइए देखिए, दिया है अ 3 फेज 4 पोल 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ फुल लोड स्लिप ऑफ 5%, मतलब फुल लोड हमें स्लिप दिया है 5% में। तो पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट फुल लोड, तो हमारी रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी फुल लोड पर। तो देखिए इसका तो सिंपल फॉर्मूला है, जो हमारे रोटर फ्रीक्वेंसी होती है एफ आर की वैल्यू क्या होती है, एस टाइम स्लिप टाइम्स ऑफ मेन फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी, FS भी बोल सकते हो आप। तो हमें रोटर फ्रीक्वेंसी बतानी है, स्लिप की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है 5%, 5% मतलब 5/100 और हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 60। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 0.05 हो जाएगा और 6/30 तो ये आ जाएगा हमारा 3 हर्ट्ज। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3 हर्ट्ज, आंसर ए। देखिए इसमें ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है हमारा अ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, फिर इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन आ गया,
हैज़ अ सिंक्रोनस स्पीड हमें दे दी 1500 RPM। इफ़ द मोटर इज ऑपरेटिंग इन प्लगिंग मोड व्हाट इज़ द स्लिप। मतलब इसका कोई यूज़ तो है नहीं यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड का, सिर्फ पूछा है कि प्लगिंग के टाइम पे हमारी स्लिप कितनी होगी। तो मैं आपको इसकी करेक्टरिस्टिक बनाता हूँ एक बार, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये देखिए, ये हमारी टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा टॉर्क होता है और ये हमारी स्लिप है। स्लिप की यहाँ पर वैल्यू होती है 1, इस जगह पर वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर स्लिप की वैल्यू होती है 0 एट फुल लोड, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। और यहाँ पर स्लिप की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2, 2 से ज़्यादा और 1 से कम, मतलब 1 से ज़्यादा और 2 के बराबर या 2 से कम। तो ये टॉर्क स्लिप का करेक्टरिस्टिक है या टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक। तो ये बनती कैसे है, तो देखिए स्टार्टिंग में ये कुछ यहाँ पर से स्टार्ट होके ऐसे जाती है। ये देखिए, ये इसकी पूरी टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक है। देखिए अब जिसमें ये जो पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, इस कलर से दिखाते हैं। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जो आ रखा है, ये होता है आपका मोटरिंग मोड, जहाँ पर हमारे मोटर के रूप में मशीन काम करती है, इसको बोलते हैं मोटरिंग मोड। यहाँ पर स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, स्लिप लाई बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में स्लिप लाई के करती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आता है जनरेटिंग मोड, उसके बाद आता है हमारा जनरेटिंग मोड। यहाँ पर स्लिप की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है। और ये हमारा प्लगिंग मोड है। प्लगिंग मोड, यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर हमारी स्लिप की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। एट प्लगिंग द स्लिप स्पीड इज 2, ठीक है। तो ये प्लगिंग मतलब हम क्या करते हैं, मोटर के टर्मिनलों को इंटरचेंज करते हैं हम, ताकि हमारा MMF जो बन रहा है, RMF सॉरी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो उल्टी डायरेक्शन में बहेगा, वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो, ताकि हमारी मोटर जल्दी रुक जाए। प्लगिंग को हम और भी क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग को ये प्लगिंग बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा प्लगिंग के अंदर आता है। इसमें हमारी आइडल केस में जो स्लिप की वैल्यू होती है वो होती है 2, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें हमें दिया है, देखिए ये भी फिर मशीन का ही आ गया। द स्पीड ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 900 RPM टू 960 RPM बाई चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। हमने सप्लाई फ्रिक्वेंसी को चेंज करके स्पीड है मोटर की वो 900 से 960 कर दी है। तो पूछा इफ द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, जो शुरुआत की फ्रिक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, तो नई फ्रिक्वेंसी बताओ। और हमें अज्यूम करना है कि मोटर में 6 पोल है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो 6 पोल हैं, तो हम पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे NS की वैल्यू। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा हटाता हूँ मैं। NS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे हम NS जो हो जाएगी हमारी 120 F/P होता है NS की वैल्यू 120 इंटू F। फ्रिक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज, पोल है हमारे इसमें 6, 120 F/P, ये कट जाएगा 20 बार, और 20 इंटू 50 क्या हो जाएगा 1000 RPM। तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड तो है 1000 RPM। और हमारे शुरुआत के केस में, पहले केस में जो हमारी रोटर की स्पीड है वो है आपकी NR1, मैं NR1 लिखता हूँ, रोटर स्पीड है वो है आपकी 900 RPM। जब हमने फ्रिक्वेंसी को आपका इतना ही रखा है, तो यहाँ पर देखिए तो स्लिप कितनी है, स्लिप होती है हमारी NS माइनस NR अपॉन NS, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो NS माइनस NR मतलब 1000 माइनस 900 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 100 नीचे 1000, तो आ जाएगा 0.1, तो स्लिप की वैल्यू आ गई 0.1, ठीक है। तो इस टाइम में अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, रोटर स्पीड निकालेंगे सेकेंड टाइम पे। तो आइए अगले पेज में मैं सॉल्व करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, तो मैं अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। NR2 की वैल्यू, NR2 ये क्या आ जाएगा, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है सेकेंड केस में, और 1 माइनस S, ठीक है। तो हमें कितनी दी है, हमें इसमें सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है, यहाँ पर NS2 की वैल्यू निकालनी है। NR2 की वैल्यू हमें पता है, सेकेंड केस में हमें 960 स्पीड में घूम रहा है, और हमें NS की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है NS2 की, और 1 माइनस स्लिप कितना हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.1, स्लिप की वैल्यू 0.1 है। तो NS2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 960 अपॉन यहाँ पर 1 में से 0.1 कम माइनस करेंगे तो आ जाएगी 0.9। तो हमारी ये स्पीड कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी 1066.66 या 67, राउंड ऑफ कर देते हैं, 67 RPM। तो पहले 1000 पे घूम रहा था, जब हमारी मोटर यहाँ पर 960 में घूमने लगी तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ गई। वो कितनी होगी आपकी 1066.67 RPM। तो इस टाइम से फ्रिक्वेंसी पूछी है, मतलब न्यू फ्रिक्वेंसी बतानी है हमने, एफ न्यू फ्रिक्वेंसी न्यू बतानी है हमने, एफ न्यू कितनी होगी, वो क्या होगी हमारी NS2 जो हमारी स्पीड आई है इंटू पोल अपॉन 120, वही 120/p वाले फॉर्मूले से फ्रिक्वेंसी निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 जो स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड जो अभी आई है 1066.67 इंटू कितने पोल हैं, 6 पोल हैं, और 120 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये काट देते हैं 20 बार, तो 20 से हम इसको ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 53.33 हर्ट्ज। तो हमारी नई फ्रिक्वेंसी क्या आ गई 53.33 हर्ट्ज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा बी 53.3 हर्ट्ज, इसका सही आंसर रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मशीन का ही आ गया। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 250 वोल्ट 10 किलोवाट DC शंट मोटर हैज़ अ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, द शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, व्हाट इज द इंड्यूस EMF एट फुल लोड। हमें इंड्यूस EMF बताना है फुल लोड पर। तो मैं DC की मशीन, DC के जो क्वेश्चन है वो सब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें हमें दिया है DC शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर है तो आर्मेचर के पैरेलल में हमारा शंट लगा होगा ये, तो ये हमारी शंट की वैल्यू है। ठीक है, जनरेटर है, इसमें RA की वैल्यू दी है, यहाँ पर RA आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दी है, हमें 0.2 ओम दी है। और हमारे इसमें आउटपुट दिया है, आउटपुट की वैल्यू दे दी इसमें 250 वोल्ट, 250 वोल्ट कहाँ पर, एट हमारे 10 किलोवाट पर, 10 किलोवाट पावर ये है और वोल्टेज ये है, और RA की वैल्यू ये है, और हमें RF रेजिस्टेंस फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। RF की वैल्यू हमें कितनी दी है, वो है हमारी 100 ओम, 100 ओम दी है। तो हमसे पूछा है कि तुम EMF बताओ, ये E की वैल्यू बतानी है हमने यहाँ पर, जिसको हम EG बोलेंगे मोटर जनरेटर के केस में, EG की वैल्यू हमने ये बतानी है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, देखिए इसको बताने का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें पता ही है। EG जनरेटेड EMF क्या होता है, EG क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप में हम IaRa ड्रॉप ऐड करते हैं, IaRa ड्रॉप ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें RA की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, हमें IA की वैल्यू नहीं पता है। सबसे पहले हम IA की वैल्यू निकालेंगे। तो IA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी IA की वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो हमारे देखिए जो हमें यहाँ पर दिया, हम इससे क्या निकालेंगे, इससे हम लोड में करंट निकाल सकते हैं। तो IL की वैल्यू, मतलब यहाँ पर हम लोड में करंट की वैल्यू निकालेंगे IL। वो कैसे निकालेंगे, IL किसके बराबर होगा, IL हो जाएगा हमारा P/V, मतलब टोटल पावर है हमारी 10 किलोवाट, मतलब 10,000 अपॉन 250, 10,000 को 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40 एम्पियर। तो IL की वैल्यू, लोड करंट की तो वैल्यू आ गई हमारी 40 एम्पियर, लोड में तो 40 एम्पियर आ रही है, लेकिन हमें IA की पूछती है। तो IA कैसे होगा, IA होगा इसका और इसका सम, मतलब यहाँ पर हमें शंट के पास जो जा रही है उसकी वैल्यू भी निकालनी, करंट की वैल्यू। तो ISH कैसे निकलेगा, ISH की वैल्यू हम निकालेंगे, ISH किसके बराबर होगा, वो होगा V, जो हमारी वोल्टेज है, ये जो पैरेलल में वोल्टेज है 250 वोल्ट, ये इसके पैरेलल में भी है वोल्टेज यहाँ पर। तो I/R मतलब 250 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 100, 250 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ को चलेगी 2.5 एम्पियर, ISH की वैल्यू होगी 2.5। तो IA की वैल्यू क्या होगी, IA देखिए KVL लगाएंगे तो IA इनकमिंग करंट, ये दोनों आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगी। तो IA कितनी हो जाएगी, IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH, IL प्लस ISH करेंगे तो लोड में 40 और ISH है 2.5, ये कितना हो जाएगा 42.5। ठीक है, तो यहाँ से हमें IA की वैल्यू मिल गई। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आइए मैं अगले पेज में दिखाता हूँ आपको। E इज इक्वल टू V प्लस IaRa, EG की वैल्यू निकालनी है हमें, और वोल्टेज हमें पता है कितना है, वोल्टेज है हमारा 250 वोल्ट, प्लस IA की वैल्यू अभी हमने निकाली 42.5, IA इंटू RA, RA की वैल्यू कितनी थी, RA था हमारा 0.2, RA था हमारा यहाँ पर 0.2, इसको हमें सॉल्व करना है बस और आंसर निकालना है। तो ये 250
का 250 वैसे आ जाएगा ये, और आपका 0.2 इंटू 42.5, 0.2 इंटू 42.5 आ जाएगा आपका 850, 8.5 ये आ जाएगा 8.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस है 250 प्लस 8.5 आ जाएगा 258.5 वोल्ट, ये इसका आंसर आएगा 258.5 वोल्ट, ये आएगा जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू 258.5 वोल्ट, 258 डी आंसर 258.5 वोल्ट सही आंसर आ जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये रुक गया है। और आज हमने अभी तक का 9 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा 10वां क्वेश्चन होगा, ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अच्छा थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं। इसमें दिया है, देखिए ये फिर से मशीन का ये आ गया। इसमें दिया है 240 वोल्ट डीसी सर्वो मोटर इज यूज्ड इन अ पोजिशनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हमारा डीसी सर्वो मोटर है जिसमें वोल्टेज 240 वोल्ट है। द मोटर टॉर्क कांस्टेंट, मोटर का टॉर्क कांस्टेंट दिया है आपका 0.15 न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और इट्स बैक ईएमएफ कांस्टेंट दिया है 0.15 वोल्ट पर रेडियन पर सेकेंड। इफ द मोटर नीड्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 0.5 न्यूटन मीटर at the speed of 200 रेडियन पर सेकेंड, what is the armature resistance is required to operate under these condition। तो हमें आर्मेचर करंट की, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी है मोटर। तो मोटर के केस में हमें पता है क्या होता है, V इज इक्वल टू, देखिए मोटर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू जो हमारी वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, EB प्लस IARA बैक EMF में IARA ड्रॉप जोड़ते हैं तो वो हमारी V की वैल्यू आती है। तो यहाँ से हमें RA की वैल्यू निकालनी है। तो RA की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले बैक EMF चाहिए और हमें यहाँ पर करंट चाहिए, क्योंकि हमें वोल्टेज तो गिवन है, वोल्टेज है हमारा 240 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज है हमारा 240 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू तो इसमें गिवन है। और इसमें क्या दिया, टॉर्क का कांस्टेंट, जो K ऑफ टॉर्क KT लेता हूँ, टॉर्क का कांस्टेंट दिया हमें 0.15 न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर ये इसका वैल्यू दी है। और कांस्टेंट जो हमारा है आपका B का, मतलब हमारा कांस्टेंट है EMF का, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट ऑफ EMF की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, वो दी है 1.5 वोल्ट पर रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से पहले हमें EB और IA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है, मैंने आपको बार बार बोला है सिर्फ 2 फॉर्मूले, क्या टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू IA, एक फार्मूला ये हो गया। यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट दिया है, मतलब KT की वैल्यू दी है। और दूसरा क्या है, इंड्यूस EMF, E इज इक्वल टू KB, मतलब बैक EMF के लिखता हूँ KB या KE अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बस। तो आइए अब नेक्स्ट पेज में मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए, तो हमें टॉर्क के पहले वाला टॉर्क वाला निकालते हैं। टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू KT इंटू IA। तो यहाँ से हमें IA की वैल्यू निकालनी है वाला फॉर्मूले में रखने के लिए। तो यहाँ से हमें टॉर्क की वैल्यू दी है, टॉर्क की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0.5 न्यूटन मीटर का हमारा टॉर्क था, और जो हमारी K की वैल्यू थी वो 0.15 थी। यहाँ से IA की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल से क्या करेंगे, IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 अपॉन 0.15, 0.5 अपॉन 0.15। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.33 एम्पियर। ठीक है, तो IA की वैल्यू निकल गई, IA की वैल्यू ये निकल गई। अब हम EB की वैल्यू निकालेंगे, बैक EMF की। बैक EMF की वैल्यू EB इज इक्वल टू KB इंटू ओमेगा। ठीक है, KB इंटू ओमेगा। स्पीड हमें दी है आपका इंड्यूस EMF की वैल्यू भी यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें दी थी हमारी 0.15, और स्पीड हमें दी है 200 रेडियन पर सेकेंड। 0.15 इंटू 200 मतलब ये हो जाएगा आपका 30 वोल्ट। तो EB की वैल्यू हमारी आ गई 30 वोल्ट, EB की वैल्यू हमारी 30 वोल्ट आ गई। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू EB प्लस IARA, V इज इक्वल टू EB प्लस IARA। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ से V की वैल्यू देखिए आप, V की वैल्यू है हमारी कितनी थी इसमें, V की वैल्यू थी हमारी 240। EB की वैल्यू हमने बैक EMF की वैल्यू निकाली है 300 वोल्ट, मतलब सॉरी 30 वोल्ट, 30 प्लस IA की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकाली अभी 3.33 इंटू RA की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखिए सब हमें पता है, सिर्फ RA की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो RA की वैल्यू क्या आ जाएगी, RA इज इक्वल टू ये आ जाएगा 240 में से 30 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 210 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3.33। 210 में से 3.33 का डिवाइड करेंगे
तो ये अप्रॉक्सीमेटली 63 ओम के आसपास आ जाएगा। तो आर ए की वैल्यू आ गई 63 ओम। तो देखते हैं आंसर है इसका, आंसर सी 63 ओम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।